हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोग देख रहे थे एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस श्रृंखला में सबसे अहम बात यह है कि आपको पहले वीडियो पॉज करना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। टाइम बचाने के लिए रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जो कि आप तक पहुंच रहे हैं, समय आपका कम लगे इसलिए हम अपनी स्पीड को नहीं रोकेंगे। हम तो जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। यदि आपको लगता है कि ये सवाल मुझे करना चाहिए तो आप वीडियो पॉज करें और उसको खुद से करने की कोशिश पहले करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है और हमें यहाँ पर समय बताना है। यदि हम बात करें अर्धवार्षिक की, यानी कि ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। जब भी ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो आप एक चीज़ तो समझते हो कि साल में कितने छमाही पड़ेंगे, कितनी हाफ ईयरली पड़ेंगी, तो आप बोलेंगे 2। यानी कि अब हम एक साल में 2 बार ब्याज को कैलकुलेट कर रहे हैं। साल में यदि हम ब्याज को 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जस्ट डबल हो गया, टाइम डबल हो गया, लेकिन जो रेट है वो, मैं आपसे कहूँ कि एक साल के लिए यदि दर मान लेते हैं 10% है तो आधे साल के लिए दर भी आधी हो जाएगी, यानी कितनी रह जाएगी 5% मान लेते हैं। यानी कि दर हो जाती है, साल की यदि दर R% है, यदि साल भर के लिए R% है तो आधे साल के लिए R/2% हो जाएगी। लेकिन कब ऐसा, ये कब होता है जब ये चीज आपको गिवन हो, मतलब टाइम गिवन हो तो टाइम को हाफ ईयरली के केस में आप डबल कर देंगे लेकिन रेट को आधा कर देंगे। कब? जब ये दोनों पॉइंट गिवन हो। लेकिन मान लेते हैं यदि आपको इन दोनों में से किसी को निकालना हो, यानी आपको फाइंड करना, जैसे इस सवाल में टी आपको गिवन नहीं है, टी निकालना है, तो निकालने के केस में क्या होगा, मान लीजिए जब कोई चीज इन दोनों में से फाइंड करना हो और हाफ ईयरली की ही कैलकुलेशन हो, हाफ ईयरली की ही कंडीशन दी गई हो, तो t अब इस बार 2t नहीं होगा, t/2 होगा, जस्ट रिवर्स होगा, और r इस बार डबल r हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी जो प्रोसेस यहां किए थे जस्ट उसका रिवर्स कर देते, कब? जब हमें ये फाइंड करना होता है। फिलहाल के लिए अभी ये बात ध्यान रखो। तो हम यदि ये बात बोले 20% की दर हमारे पास गिवन है, और चूंकि ये चीज तो देखो गिवन हो गई और हाफ ईयरली की कंडीशन है, तो आर अब हमारे पास 20% नहीं होगा, आर हमारे पास छमाही वाली यदि हम आर की बात करें तो 10% होगा। ये 20% तो एनुअली है, लेकिन हमको एनुअली नहीं कैलकुलेट करना है, हमको हाफ ईयरली कैलकुलेट करनी है। तो एनुअली के अकॉर्डिंग 20%, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 10%। अब ये 10% प्रति छमाही है। मेरी बात आप समझना, यदि ब्याज छमाही कैलकुलेट हो रही है, यदि ब्याज छमाही कैलकुलेट हो रही है तो छमाही वाली दर भी तो सेट करिए आप। क्लियर? तो हमने छमाही 10% बनाया। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। ओके, अब मैंने आपसे बोला कि 1,000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 1331। यानी प्रिंसिपल यदि मेरे पास 10,000 है, 1,000 नहीं, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, तो अमाउंट हमारे पास आ रहा है 13,310। बात को बहुत अच्छे से समझना, ये आ गया। यानी कि आप अच्छे से देख रहे हो ये क्या है, ये किसी ना किसी का क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। यदि ये किसी का क्यूब लिखा है, किसका क्यूब लिखा है, 10 का। ये किसका क्यूब लिखा है, 11 का। यदि ये किसी का क्यूब है तो पक्का समय जो है वो 3 साल है। पक्का समय कितना है, 3 साल। लेकिन ये 3 साल कैसा है, 3 साल एनुअली है। यदि आपको छमाही देना है तो जब भी आपको फाइंड करना, जैसे मुझे देखो टी फाइंड करना था छमाही की कंडीशन में, तो अब जो फाइनल टी आएगी वो टी हाफ आएगी, 3 नहीं आएगी, 3/2 आएगी, यानी 1.5 वर्ष आएंगे। छमाही वाले 1.5 वर्ष आएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आंसर इसका कितना होगा, 1.5 वर्ष होगा। आप चेक करना चाहते हो कि दर 10% है, देखो 10 से 11 हुआ, एक बढ़ा कितने पे, 10 पे, 1/10 दर है यहाँ पर कि नहीं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं? कितना है टाइम, कितना है, 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। आंसर देखो। अगला देखो सवाल,
अगले कह रहे हैं ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने हैं। ब्याज की दर आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, साधारण वर्ष 1 वर्ष का कितना है? 260 रुपए। यदि मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज यदि 1 वर्ष का 260 है, सिंपल इंटरेस्ट यदि मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट ईयर और यहाँ लिखता हूँ सेकेंड ईयर, तो पहले साल का यदि साधारण ब्याज 260 रुपए है तो क्या दूसरे साल का साधारण ब्याज 260 रुपए नहीं होगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज तो हर साल बराबर बराबर ही मिलता है। पहली साल 260 है तो दूसरी साल भी 260 होगा। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहली साल बराबर बराबर होते हैं, तो अब आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको कितना मिलेगा? 260 ही मिलेगा। लेकिन बच्चे सेकेंड ईयर आपको 260 नहीं मिलेगा, 260 से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? इतना एक्स्ट्रा मिल जाए कि दोनों को मिला करके 540 हो जाए। अब 540 में आप 260 तो ले ही चुके हो, बात समझ रहे हो? 540 में 260 आप ले चुके हो, तो इधर कितना बचेगा जरा बताओ जरा, इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा दूसरे साल का, इससे 260 घटा देते हैं फटाफट, पता चल जाएगा कितना मिलेगा। ये मिलेगा 0, 8 और कितना 0 और ये 8 और यहाँ से 200, 280.80, 280.80 का मतलब 260 तो मुझे मिल ही चुका था, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस मिला है मुझे सिर्फ 260 मिल चुका है, 20 रुपये 80 पैसे। क्लियर? 20 रुपये 80 पैसे। इनको जोड़ोगे 280.8 मिल जाएगा। बताइए यहाँ तक बताइए। क्लियर? देखो इसको जोड़ने पे टोटल कितना आएगा, इसको जोड़ने पे टोटल जो भी आए, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे अब आपको मिल जाएगा कितना? 540.10। क्लियर? क्लियर? अब आप एक चीज देखो, ये जो 20 रुपये 80 मिला होगा, ये 260 का कितना परसेंट है यही निकाल लें, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इतना ही निकाल लें, बस बात बन जाएगी। तो ये 20 रुपये 80 पैसे 260 का कितने परसेंट है, बस हम इतना निकाल लें काम बन जाएगा, इतना निकाल लें काम बन जाएगा। एक जीरो ने इस पॉइंट को ले गया, ये चला गया, ये इतना बचा। अब ये 26 अट्ठे होता है 208, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4 20, अट्ठे होता है, 8% आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आप जब चीज़ों को सीख जाओगे तो इसी में क्या बन जाएगी? आपकी स्पीड बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल था ये। देखो ये देखो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलता है। धनराशि बताओ। बच्चे मेरे एक बात बताओ, 5% रेट है, वार्षिक ब्याज से दर कैलकुलेट हो रही है, 5% का मतलब पहले बताओ होता कितना है? 1/20 होता है। आपको मैं बता दूं, इस रेट का चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यही एक तरह का ब्याज होता है। 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये पूरी सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सारी कहानी इसी आर पर डिपेंड होती है। तो जब सारी कहानी इसी आर पे डिपेंड है तो आप इस आर को सही से लिख लो। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। कैसे? 100 का भाग लगा दो यार। परसेंटेज का मतलब आप क्या जानते हो? 1/100, परसेंटेज हटाओगे 100 का भाग लगा दोगे, 1/20 आ जाएगा। 5/100 का मतलब 1/20। इसका मतलब आप समझ रहे हो, पहली साल हम 20 रुपये बैंक में जमा करें तो बैंक हमको 1 रुपये ब्याज देती है, मतलब बैंक हमको वापस करेगी 21। हमारा 20 रुपये पैसा है, 1 साल के अंत में बैंक हमको 21 देगी। और ऐसे कितने साल हैं? ऐसे 3 साल हैं, इसलिए आप इस पे लगा दिए क्यूब। यदि 3 साल में यही प्रोसेस है तो क्यूब लगा दो। तो फाइनली हम देखेंगे यहाँ से, ये 20 का क्यूब 8000 यदि हमारे पास पैसा होगा तो बैंक 21 का क्यूब 9261 हमको वापस करेगी। क्लियर? कुछ क्यूब है उनको आप याद रखो, कुछ स्क्वायर है वो आप याद रखो। और जब आपको टेबल नहीं आता होगा, स्क्वायर नहीं आता होगा, क्यूब नहीं आता होगा, तो आप अपनी कैलकुलेशन को तेज कैसे करेंगे? आप पहले इन बेसिक चीज़ों को समझिए। तो अब मेरे पास जो मैं ब्याज की बात करूं तो 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। आप मुझे यहाँ से बताओ
1261 यहां से भी तो प्राप्त होते हैं। 1261 की वैल्यू सवाल में भी दे रखी है 1261, तो एक की वैल्यू एक आ गई, 8000 की वैल्यू 8000, प्रिंसिपल की अमाउंट की वैल्यू अमाउंट, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। पूछा क्या है, धनराशि पूछी, प्रिंसिपल पूछी, 8000, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये सवाल देखो, कह रहे किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 80 रुपए, और उसी धनराशि का मुझे चेक पर ब्याज पता करना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 80 रुपए, कितने परसेंट से, 4% से, तो 4% की दर से पहले साल भी आपको साधारण ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर मिलता है, पहले साल भी 4% मिलेगा, दूसरी साल भी आपको 4% मिलेगा, टोटल 4 4 8% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको 8% मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का क्या होगा, देखिए बहुत सारे तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं निकालने के, लेकिन ये डाटा बहुत आसान है, 4%। तो मैं तो कहता हूं कि आप ना x + y + xy/100 वाला फार्मूला ये यूज कर लो। जाना माना नाम है, जांची परखी क्वालिटी है, x + y + x/, और x और y ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसकी वैल्यू सवाल में ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 4%। ये जब दोनों की जगह x और y दोनों की जगह जब 4 4 रखोगे तो 4 + 4 + 4 का स्क्वायर या 4 × 4 16, और ये पॉइंट लग जाएगा, ये 100 है ना, ये 100 पॉइंट लगा देगा, तो 8.16% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 साल का। अब ये टेबल यदि आपको याद है तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको याद रखनी है, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। ये सब कहने सुनने की बातें, ये फार्मूला सब याद हो जाता है। क्लासरूम में ये सब चीज़ें सब बच्चों को ऐसे रटी होती हैं। 8.16 मतलब 8.16%। ये क्या है, ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CIF और 2 इयर्स का। कहने का मतलब ये है कि 8% की वैल्यू 80 जनाब दे रखी है, 8% की वैल्यू 80 दे रखी है। अब आपसे पूछें 1% की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर जी 1% की वैल्यू 10 रुपए है, हमें तो 8.16% चाहिए, तो 8.16% का दोनों तरफ कर दो गुणा, तो ये आ जाएगा 80, एक जीरो उधर शिफ्ट हो जाएगा, 80 या 81.16, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 81.60। ये वर्ष नहीं होगा, ये वर्ष नहीं होगा, रुपए होंगे यहाँ पर, ये वर्ष नहीं है, क्या है, रुपए हैं। अब पैसा वर्ष में थोड़ी नहीं आता, पैसा रुपए में आता है, ये रुपए हैं। क्लियर ना, बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत आसान है। ये फार्मूला है, क्या है, x + y + xy/100, ये काहे का फार्मूला है, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। x है पहले वर्ष के लिए दर, y है दूसरे वर्ष के लिए दर, और भी कई सारे मेथड होते हैं, बच्चों को ऑफलाइन में हम बताते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, अब ये देखो सवाल कह रहे कि एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब देखो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अब आपको क्रय मूल्य ही नहीं पता। जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा, आप क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कैसे करेंगे। तो मान लो जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ मान ली जाती है, जो चीज़ नहीं पता उसको मान लो। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना मान लो 100 रुपये है। अब 100 रुपये से 30% अधिक अंकित कर रहे हैं। अंकित करने का मतलब होता है अंकित मूल्य, इसी को MP यानी मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसी को MP यानी मार्केट प्राइस। 100 का 30% कितना होता है, 30, यानी 30 रुपये ज़्यादा अंकित करो क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना अंकित कर दोगे, 130, और इस पर आप करोगे, किंतु बिक्री के समय 10% क्या दे रहे हो, आप छूट दे रहे हो। 10% क्या कर रहे हो, आप छूट दे रहे हो। तो 130 पर जब आप इसको बेचने जाओगे ना, जब आप इसका बिक्री मूल्य निकालोगे, जब आप इसको बेचने जाओगे, जब आप इसका सेलिंग प्राइस निकालोगे, तो आप 130 पे नहीं बेचोगे, 10% इसका छोड़ दोगे आप, यानी 90% पे बेचोगे। तो 13 निम्मा कितना होता है, 117 रुपए पे आप बेच रहे हो।
अब 100 की चीज आप 117 में बेच रहे हो तो कितने का फायदा? 17 रुपए का फायदा। अब 17 रुपए का फायदा या 17% का फायदा, चूंकि 100 रुपए सीपी है, तो जब 100 रुपए सीपी होता है तो लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर होते हैं, हानि प्रतिशत बराबर होते हैं। कब? जब सीपी 100 होता है। ये कुछ बातें हैं जो याद रखो, काम आएंगी आपकी। ये देखो, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है। देखो, डेली काम करेगा और डेली कितने घंटे काम करेगा? 5 घंटे। यदि डेली 5 घंटे काम कर रहा है और 8 दिन काम करता है तो कितने घंटे काम कर रहा है? 40 घंटे। यानी ए किसी काम को 40 घंटे में करता है। बताओ ना, ए किसी काम को कितने घंटे में करता है? 40 घंटे में। अब बी क्या करता है? 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 10 घंटे में करता है। भैया, एक दिन के 6 घंटे, एक दिन के 6 घंटे, अरे प्रतिदिन ना, ये देखो प्रतिदिन 6 घंटे, मतलब हर एक दिन में 6 घंटे। एक दिन में 6 घंटे, लेकिन दिन कितने देता है? 10। यदि दिन 10 देता है तो कितने घंटे? 60 घंटे। यानी बी कितने घंटे काम करता है? बी करता है 60 घंटे काम। बी करता है 60 घंटे काम, पक्का। अब कह रहे हैं उसी काम को 10 दिन में करता है, 8 घंटे दोनों काम करें। सबसे पहले तो मैं इनको 1-1 घंटे काम कराता हूँ। वैसे काम तो पहले जानो, काम है 120, पावर निकालो कितनी है? 3, और पावर कितनी है? 2। भाई 40 घंटे में 120 काम, तो 1 घंटे में कितना काम? 3 काम। और इसका 60 घंटे में 120 काम, तो 1 घंटे में कितना काम? 2। भैया ये कर रहे हैं 3 काम, ये कर रहे हैं 2 काम। अब दोनों मिलकर के कर कितना काम रहे हैं? 5 काम। लेकिन इसके लिए घंटे इनको कितने लग रहे हैं? इसके लिए इनको घंटे लग रहे हैं 1। ये 1 घंटे का काम है, इनका भी ये 1 घंटे का काम है। दोनों को यदि हम साथ लाएंगे तो दोनों का 1 घंटे का काम निकल के आएगा। यानी 5 काम 1 घंटे में काम करना है। यदि 120, तो 120 काम करने के लिए 24 का हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन यदि ये 24 घंटे काम तब करेंगे जब 1 दिन करेंगे। लेकिन ये दिन कितने दे रहे हैं? 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक दिन 1 घंटे का काम 24 निकलेगा, तो 8 से भाग लगा दो, मतलब कितने आ जाएंगे? 8 त्रिका 24, 3 दिन आंसर आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखो, ये जो 24 घंटे ये लिए हैं मैंने, ये टोटल, ये 1 दिन के नहीं है। 1 दिन का मैंने 1 घंटा लिया है, तब आंसर आया 24 घंटे या 24 दिन। लेकिन अब ये 1 दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो टाइम और कम हो जाएगा। कितना लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। बस समझ गया? ओके, आगे बढ़ जाओ। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य कितने समय में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि आपने यहाँ पर, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने की एक बार कोशिश करिए, अप्रोच करिए, देखिए क्या आप सवाल को बना पाते हैं, फिर इसको बनाने की कोशिश, फिर इधर देखना, देखो जरा कैसे बनाओगे। भाई सवाल सीधा सीधा बोल रहा है कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, मतलब काम कितना है? काम है 1600। काम कितना है? 1600। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। देखो, अभी तो 40 आदमी ही हैं, 10वें दिन कहानी बदल रही है। यानी 10 दिन तक तो ये 40 आदमी रहे होंगे। काम कितना किया होगा? काम बताओ कितना किया होगा? काम किया होगा 5 आदमी काम छोड़ते रहे, ये बात ध्यान रखना। 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़ते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये 10 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 40 आदमी काम करेंगे, काम होगा 400। इसके बाद अब 40 आदमी नहीं बचेंगे, 35 आदमी बचेंगे, 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे और कहानी ये 10 दिन तक ऐसी चलती रहेगी। यानी 350 आदमी काम करेंगे। फिर 5 आदमी कम हो जाएंगे, अब आदमी सिर्फ 30 बचेंगे और 10 दिन तक कहानी ऐसी चलेगी, काम होगा 300। इसके बाद फिर से 25 आदमी बचेंगे काम पर, 10 दिन काम चलेगा ऐसे ही, ये काम होगा कितना? 250। इसके बाद फिर से
हमारे पास अब कितने बचेंगे, 20 आदमी बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे, 200 काम होता रहेगा। थोड़ा सा काम देखते जाना, पता चले काम ही कराते चलो 1600 से ज़्यादा काम हो जाए। एक बार अप्रोच लगाओ काम कितना हो गया है। तो यहाँ से देखें तो ये 400, ये 300, 700, 700 और ये देखो कितना हमारे पास है, ये 600 है। 700, 600, 1300, 1300 और 200, 1500। काम 1500 डन हो चुका है, काम 1500 डन हो चुका है। क्लियर, काम 1500 डन हो चुका है, जबकि करना कितना था 1600। अभी भी काम बाकी है। बाकी काम कितना है अभी, अभी मेरे पास काम बाकी है 100, शेष काम अभी मेरे पास 100 है। उस शेष काम को कौन करेगा, लोग 5 फिर कम हो जाएंगे। उस शेष काम 100 को कौन करेगा, फिर से काम लोग कम पड़ जाएंगे, 5 कम हो जाएंगे। कितने लोग, 15 लोग। कितने, 15। तो यहाँ से हम 5 से काटे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ से 5 से काटा कितना बार जाएगा, 20 बार। 20/3 दिन यहाँ से लगेंगे, यानी कि 6 सही 2/3 दिन ये लगे हैं। बाकी इधर 10-10 के कितने दिन लगेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 50 दिन ये हो गए और 6 सही 2/3 दिन ये हो गए। 50 और 6 सही 2/3 यानी 56 सही 2/3 दिन हो जाएंगे और काम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज बेसिक अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेरी वेरी सिंपल अप्रोच है ये, इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तरीका तो इसका 2-3 और हो सकते हैं, पर उन तरीकों का क्या मतलब जिसमें आप झचोड़ जाएं, आप खुद पजल्ड हो जाएं, ऐसे तरीकों का कोई मतलब नहीं है। तरीके वो बेस्ट होते हैं जिनको आप लगाएं, आप अच्छा फील करें। ठीक है, तरीके वो बेस्ट होते हैं जिनको आप करें, आप अच्छा फील करें। आप अपने आप को पजल्ड कर लें और बहुत ज़्यादा आप बोलो कि ये मेथड सही है, पर वो नहीं सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि समान योग्यताओं वाले 2 व्यक्ति 2 कर्तव्य को 2 दिन में संपन्न करें। ठीक है यार, समान योग्यता वाले यानी समान इफिशियंसी है। यहाँ पे योग्यता का मतलब इफिशियंसी से आप लीजिए। 2 व्यक्ति, 2 आदमी 2 कर्तव्य 2 दिन में करते हैं, मतलब 2 दिन में 2 आदमी 2 दिन में कर्तव्य कितने किए, 2। देखिए रिजल्ट ये है, जैसे मैं इसको M1 नाम दूं, M1 का मतलब M1 आदमी D1 दिन में W1 काम करता है। दैट मीन आपने इस फार्मूला इस तरह का सुना होगा, M1 D1/WN। आप ऐसा चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 2 × 2 कर्तव्य कितना, 2। ध्यान रखना है यहाँ आपने आदमी लिखे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम होगा। बात समझ रहे, पावर इंटू टाइम या मैन इंटू टाइम, प्यूपिल इंटू टाइम, प्यूपिल इंटू टाइम। ठीक है, प्यूपिल इंटू टाइम क्या होता है, वर्क। ये क्या होता है, वर्क। तो इनके नीचे इनका वर्क, ऐसे ऐसे कहानी चलती है। यानी ऊपर लोग होते हैं और नीचे सिर्फ समय होता है, और समय वो घंटे में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है। तो यदि तीनों का जिक्र है तो तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, तीनों का जिक्र है तो तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। बात समझे कि नहीं। तो आपने देखा कि 2 व्यक्ति 2 दिन कर्तव्य कितना करते हैं, 2। और इसी तरह से यदि मैं बात करूं तो 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को कितने दिनों में करेगा। नंबर ऑफ टाइम नहीं पता, लेकिन कर्तव्य इनको 100 करने हैं। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी x = 2 आ जाएगा। यानी दिन भी कितने लगेंगे, दिन भी 2 ही लगेंगे। क्लियर, बहुत ही इजी सा सवाल था। आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने वर्क एंड टाइम के जितने भी सवाल थे वो सारे देखे। अब ये पाइप एंड टंकी का सवाल है। एक तरह के कम से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपका पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाए। मैं एक चैप्टर का एक सवाल ना ला करके इंपॉर्टेंट जो किंग चैप्टर है, जिनसे जहां तक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वहां से मैं 2-3 सवाल एक साथ ले आता हूं, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। और ये वो सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। इससे आपको ये भी अप्रोच रहेगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल पर है, आप ये भी समझ सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं अपने मेथड को भी कि आपका मेथड यदि पुराना है तो आप न्यू मेथड से, अच्छे एडवांस मेथड से आप अपने आप को मॉडरेट भी, मतलब अपडेट भी कर सकते हो। चलो ये देखो कैसे बनाओगे इस सवाल को। कह रहे कि एक टंकी की तली में एक छेद है, जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है।
यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला नल भी चालू किया जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। और टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? एक चीज समझो, सबसे पहले तो यहां पर एक चीज देखो, ये 10 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, यानी एक नल जो है ये आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप मींस टंकी को खाली करने वाला पाइप। ये आउटलेट पाइप है और टंकी को 10 घंटे में ये खाली कर रहा है। मैंने इसको माइनस से लिया। माइनस क्यों? क्योंकि ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। भाई टंकी में 2 तरह के नल होते हैं, एक तो टंकी को भरने वाले, दूसरे टंकी को खाली करने वाले। तो जो टंकी को भरने वाला नल है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो टंकी को खाली करने वाला है उसको नेगेटिव लेंगे। इससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि भरने वाला अलग है, खाली करने वाला अलग। अच्छा, ये नल तो चालू रहता ही रहता है, ये खाली करने वाला नल ए तो चालू रहता ही रहता है। एक भरने वाला भी नल इसमें चालू कर दिया जाता है, एक भरने वाला भी नल चालू कर दिया जाता है। मैंने बी को पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये भरने वाला नल है। और फिर टंकी कितनी देर में टंकी कितनी देर में खाली होती है? फिर 15 घंटे में खाली होती है। अच्छा, खाली तब भी होती है, टंकी खाली अभी भी हो रही है, कितने घंटे में? 15 घंटे में। अभी भी खाली हो रही है, यानी अभी भी इसको निगेटिव लो। पहले तो ये 2 बातें समझो कि ये ए अकेला यहां 10 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है और ये 15 घंटे कौन सा टाइम है? ये 15 घंटे वो टाइम है जब खाली करने वाला नल भी चालू रहता है और टंकी को भरने वाला भी नल चालू रहता है। बात समझ लो। और भरने वाले की हमें रफ्तार दे रखी है कि ये 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी टंकी में पहुंचा रहा है। हमें यह जानना होगा कि ये भरने वाला नल पूरी खाली टंकी को कितनी देर में भरता है। जब तक आप ये नहीं जानोगे आप टंकी की कैपेसिटी नहीं निकाल सकते। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30। लेकिन ये 30 एलसीएम जो आया है ये है क्या? ये टंकी की धारिता है, मतलब टंकी 30 लीटर की है। टंकी में 30 लीटर पानी नहीं है, टंकी में 30 लीटर पानी आ सकता है, दोनों में फर्क है। टंकी में 30 लीटर पानी होना इस बात का जिक्र करता है कि टंकी में 30 लीटर पानी पहुंच चुका है, लेकिन ये टंकी की धारिता है, धारिता सिर्फ इतना बता रही है कि टंकी में 30 लीटर पानी आ सकता है। छोटी छोटी बातें ही तो आपको सबसे अलग बनाएंगी। ये टंकी की धारिता है, यदि 30 लीटर धारिता मैं मान के चलूं तो उस हिसाब से ये 10 घंटे में 30 लीटर निकालेगी, 1 घंटे में 3 लीटर। और इसकी यदि मैं ओवर आप बात करूं तो इसका जब भाग दोगे तो ये 2 आएगा। काहे का आएगा? निगेटिव का आएगा। ए की पावर यदि -3 है तो मैं बी की पावर क्या ऐड कर दूं जो -2 रह जाए? तो आप बोलोगे 1। यानी कि जो टंकी को भरने वाला नल है ये खाली टंकी को 30 घंटे में फाइनली भर सकता है। अच्छा, ये चलता कितनी स्पीड से? ये 1 मिनट चले तो 4 लीटर पानी पहुंचाता है। बच्चे मेरे 1 मिनट चलता है ये नल तो 4 लीटर पानी पहुंचाता है टंकी में। यदि ये 60 मिनट चलता नल, 60 मिनट चलता नल तो ये 4 × 60 यानी 240 लीटर टंकी में पानी पहुंचाता। लेकिन ये 60 मिनट नहीं चला है, ये 1 घंटे, 60 मिनट बोले तो 1 घंटे, ये 1 घंटे नहीं चला है, ये 30 घंटे चला है। 1 घंटे चले तो 240 लीटर, 30 घंटे चले तो 240 में 30 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे? 30 का गुणा करेंगे, 24 × 72, 20 और 7200 लीटर, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 7200 लीटर। बात समझ पाए? बहुत अच्छा सवाल था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ पाइप एंड टंकी, किस्टन, पाइप एंड किस्टन, नल और टंकी का अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ो। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य करने में पूरा, अभी भी कार्य वर्क एंड टाइम अभी भी चल ही रहा है। 2, 4, 5 सवाल हो चुके हैं, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मैथ कब सीख गए। बस कर्तव्य अपना करते रहिए और निष्ठा भाव रखिए। निष्ठा भाव का मतलब समझ रहे हो? प्रॉपर अच्छे से पढ़िए। आप भरोसा रख के पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप कर सकते हो भरोसा मुझ पे। ए कितने दिन में? 18 दिन में करता है। बी कितने दिन में?
12 दिन में करता है। ठीक है, पहले काम जानो, काम 36 है, बिना काम जाने आप कैसे कर नहीं सकते हो। ये यदि 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा, ये 12 दिन में 36 काम करता है, एक दिन में 3 काम करेगा। जा कौन रहा है काम छोड़कर, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। भैया कौन गया, बी, रोक लो। यदि काम समाप्त होने से 3 दिन पूर्व चला गया, काम समाप्त हो ही जाता पर ये 3 दिन पहले चला गया, यानी ये काम छोड़ के कितना गया, ये काम छोड़ के गया है 9। यदि ये काम 9 छोड़ के गया है, इसका मतलब काम 45 करना था, काम 45 करना था। अब ये दोनों मिलके करते, यानी कि 5 की पावर से करते, 9 दिन में काम को खत्म करते। यानी यही पूछा गया था कि पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। बात समझ पा रहे हो। मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं कि काम शुरू हो और कोई जाने की बात कर दे तो उसके पावर को उठा के उसके हिस्से का काम बाहर निकाल दो, टोटल में से उसका काम माइनस हो जाता है। लेकिन काम खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हों तो ये बंदा हमारे लिए काम बढ़ा के जाता है। जैसे एलसीएम तो 36 था, लेकिन यदि ये काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहे हैं, मतलब ये अपना 9 काम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब काम 36 से भी ज़्यादा है, काम 45 है, जिसको दोनों यदि मिलके करें तो 5 दिन में करेंगे, यानी कार्य 9 दिन चलेगा। बात समझ रहे हो। मैं आपको एक हिंट यहाँ से दे सकता हूँ कि काम, इस सवाल में एक चीज़ आप लिख सकते हो कि काम शुरू होने के बाद जब कोई काम छोड़कर जाता है तो काम माइनस हो जाता है। काम खत्म होने के, काम खत्म या समाप्त होने के पहले जाने की कोई बात करता है तो काम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। काम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये देखो, ये कैसे बनाओगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अरे ये तो ऑलरेडी बराबर ही है, यहाँ पर प्लस बना लो, ठीक है, यहाँ पे प्लस बना लो, या प्लस हो या फिर माइनस, एक काम करो यहाँ प्लस लिख दो। देखते हैं, दोनों तरह की कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। मान लो यदि ऐसा सवाल हुआ तो क्या आएगा, हो सकता है ऑप्शन ना मैच करें, यहाँ पे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी लिख लो, क्योंकि हम अपने तरफ से सवाल सेट कर रहे हैं। तो एक चीज देखो, यदि मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं कि x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इसके फॉर्म में, तो ये हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ प्लस का 2 आना चाहिए, यानी कि प्लस का 2 आया, यहाँ पे से माइनस का 2 आएगा, प्लस का मैंने 4 ऐड कर दिया, अब यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 का ले ले अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x। अंडर रूट 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 का मतलब 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। यदि ऐसा सवाल हुआ तो ऐसे बना लिया करो। बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। क्लियर। ये देखो, कह रहे कि अगली संख्या बताओ, तो नंबर सीरीज का है, कितना गैप देखो पहले, 4 का गैप है, ये 4 का गैप है, ये 6 का गैप है, ये 8 का गैप है, 10 का है, 12 का है, 2 का गैप बढ़ रहा है। आप कितने का होगा, 12 के बाद 14 का गैप होगा, 14 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बनाओ। इसको कैसे करोगे, एक काम करो, इसको सीधे सीधे ऐसे लिख लो, 1 से 1/2 माइनस करोगे कितना आएगा, 1/2, यहाँ से कितना आएगा 2/3। अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 3/4, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। लास्ट वाला देखो, ये बचेगा n-1 यहाँ से बचेगा n-1, एलसीएम लोगे ना, -1/n-1, और इनटू में क्या बचेगा n-1/n। एक चीज देखना, यहां से कट क्या रहा है 2, यानी बच क्या रहा है अंश। यदि ऊपर से न्यूमरेटर बच रहा है तो नीचे से पक्का डिनोमिनेटर बचेगा, यानी हर बचेगा। ये बात आप ध्यान रखा करो। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर का मतलब 1 बचा है, तो यहां से डिनोमिनेटर का मतलब बचेगा लास्ट का क्या, n बचेगा। ये
क्या बचेगा ये n, क्योंकि ये देखो कट जाएगा, ये बचेगा n। 1/n आंसर हो गया इसका, डी ऑप्शन राइट जाएगा। इस तरह की सीरीज में बस इतना ध्यान रखा करो, आप बस दो को ऑब्जर्व किया करो। यदि आपने दो सीरीज को ऑब्जर्व किया, यदि अंश यहां से देखो, अंश कटता हर बचता, तो यहां का हर वहां का अंश, फिलहाल यहां का अंश बचा है। अब अंश मिल चुका है, एक भिन्न को कंप्लीट होने के लिए अब जरूरत किसकी? हर की। अंश आपको मिल चुका है, हर की जरूरत है, हर वहां से पकड़ो। इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही नॉर्मल सा है ये। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इधर परिमेयकरण कर लेते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे ही आप इसको रेशनलाइजेशन करोगे, इसका बहुत आसान है ये, तो मैं तो सीधे सीधे बोल देता हूँ कि √3 अपोजिट साइन लो, प्लस वाले साइन से होगा, √3 प्लस √2 का क्या चला जाएगा? होल स्क्वायर, नीचे 2 1 आ जाएगा। इधर जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे अलग अलग, तो इधर आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप देखो a² b², अब यहाँ से a² b² कट जाएगा, सिर्फ 2 क्या बचेगा? 2 इधर से बचेगा, ठीक है। तो 2 2 सीधे बोल दे 4, 2 √6 यहाँ से बचेगा, 2 √6 यहाँ से बचेगा, 4 √6 सवाल का उत्तर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? फार्मूला देखो कौन सा लगाया मैंने, फार्मूला ये लगाया a + b का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है, a - b का होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज याद रखो, याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। माइनस साइन बाहर है, ये है a² + b² माइनस 2ab, तो जब आप देखोगे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस, लेकिन ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस का 4ab आ जाएगा। अब प्लस का 4ab का मतलब समझते हो आप? यहाँ से 4 और a का मान क्या है? √3 और b का मान क्या है? √2, तो 4 √6 आ जाएगा। यही ऑप्शन निकाल रखा मैंने। जब आपको फार्मूला याद होगा तब आप इसको जल्दी से कर पाओगे। ये बनाओ, 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से कट रही होंगी? कितनी संख्याएं 225 से कट रही होंगी? बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, मैं सीरीज नहीं लिखता हूँ, आप सीधे सीधे इसका डिफरेंस ले लो। हालांकि ये नंबर 225 से, ये नंबर 225 से पूरा कट रहा है, 225 से पूरा कट रहा है, 225 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा, डिफरेंस 4 है। मैं थोड़ा सा अप्रॉक्स में जाकर के आंसर आपको लेना सिखा देता हूँ, और 225 से भाग लगा दो इसका। अभी आप देखिएगा, चाहे जैसे सॉल्व करो, 225 नमैया, 25 नमैया ये, और 25 अट्ठे ये, 32/9 आया है। 32/9 का मतलब आप समझते हो? 25 अट्ठे 200, ऐसे देखो, 25 नमैया ये, 25 अट्ठे 200, 16 आ जाएगा यहाँ से। ये इसको लिख सकते हैं 200 × 210, ये हम बोल रहे थे। 25 नमैया 225, 25 अट्ठे 200, और यहाँ 20 बचा है, और ये 160/9 आ चुका है। 160/9 का मतलब समझ लो, 18 निम्मा होता है 162, 17 निम्मा होता है 153, 153 निम्मा, 17 निम्मा 153, 17 में एक जोड़ोगे 18 सवाल का उत्तर है। ये एक नॉर्मल है। जैसे एग्जाम में आपको ये ना पता हो कि 1000 के करीब वो नंबर हमें बताना है, 1000 के बाद का वो नंबर जो 225 से पूरा कट रहा हो, फिर आप अप्रोच लगाओगे कि 1000 से 25, 1125 ये नंबर ऐसा है जो 225 से कटेगा पूरा पूरा, 225 से पूरा पूरा कटेगा। देखना चाहते हो? देखो, 225 से पूरा पूरा कटेगा, 1000 के करीब पास का बिल्कुल जो नंबर है। 25 निम्मा, और इसको सॉल्व करोगे 25 चौको 100, कितना बचा? 12, 25 पंचे 125, 9 पंजा 45, पूरा पूरा कट गया। यानी कि 1025, फिर 1025 में फिर से 225 जोड़ोगे, कितना आएगा? 1350। अब इसके बीच का डिफरेंस लोगे तो कहीं ना कहीं लंबा टाइम लगेगा,
लंबा टाइम लगेगा और आंसर उससे भी यही आएगा, आंसर उससे भी यही आएगा। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले, और एक अरिथमेटिक सीरीज का मैं आपको बता देता हूं, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या निकालनी हो, किसकी, अरिथमेटिक सीरीज का, तो ध्यान रखना आप बस वो नंबर निकाल लेना, कौन सा नंबर जो कट रहा हो उससे, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे आपको, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे, ठीक है। ये बताइए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजी सवाल है, कोशिश करिए सबसे पहले एक बार बनाने की, कैसे आप बनाएंगे इस सवाल को बताइए। अच्छा देखो 2 की पावर 1 लिखा है कि नहीं, 2 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब यदि ये लाना है तो ये देखो 2 की पावर 8 लिखी है कि नहीं, 8वां पद हो जाएगा। 256 क्या होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 कितना होता है 1032। कुछ ऐसे नंबर से मैं बार बार कहता हूं कि आप याद रखो तो चीजें आसान हो जाती हैं। इसको कैसे करोगे, ये तो और आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए इसको कैसे बनाओगे आप, वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पे कोई शेष ना रहे। एक चीज देखो 5 लगा है ना, 10 लगा है ना, 15 लगा है, तो इनसे भाग देने का मतलब यह है कि 2 शेष बचे, इसके लिए अंतिम, अच्छा कोई भी शेष फल ना बचे, इसके लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5। मैं आपसे कहूं 5 से भाग लगाने पर कोई शेष फल ना बचे, 10 से भाग लगाने पर सिर्फ 5 ही पकड़ लो, 5, 15 पकड़ लो, 2 ही नंबर पकड़ लो। 5 से भाग लगाने पे कोई शेषफल ना बचे, इसके लिए लास्ट में क्या जरूरी है 0 और 5। 2 शेषफल बचे, इसके लिए लास्ट में होना क्या जरूरी है, इसके लिए लास्ट में जो होना जरूरी है 2, 7। किस नंबर के लास्ट में 2, 7 है, 7 तो किसी नंबर के नहीं है, 2 जरूर है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। और ये नंबर 7 से भी पूरा कटेगा, ये नंबर 7 से भी पूरा कटेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।